welcome to Serious Economics. Today we are going to cover homogeneous and homothetic production function. Okay, so let's begin the class. Core idea क्या है homogeneous का? Homogeneous means scaling input by t scale, output by t to the power k. मीन्स कि अगर इनपुट को t टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आउटपुट क्या आता है? आउटपुट आता है t टू द पावर k टाइम्स बढ़ेगा. ठीक है, आउटपुट कितने टाइम बढ़ेगा? t टू द पावर k टाइम्स बढ़ेगा. ओके, इसे कहते हैं होमोजीनियस. होमोथेटिक का मतलब क्या है कि इनपुट रेशियो जो है वो डिपेंड ओनली ऑन आउटपुट रेशियो नॉट स्केल. मतलब कि इनपुट रेशियो जो है सिर्फ प्राइजेस पे डिपेंड करता है, स्केल पे नहीं. ठीक है, इनपुट रेशियो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ प्राइजेस पे, स्केल पे नहीं. या सिर्फ बोल दो आउटपुट रेशियो पे डिपेंड करता है, स्केल्स पे नहीं. ये से कहते हैं होमोथेटिक. होमोजीनियस हमने क्या समझा कि अगर इनपुट को t टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आउटपुट जो है t टू द पावर k टाइम्स बढ़ेगा. होमोथेटिक का मतलब है कि इनपुट रेशियो सिर्फ प्राइस पे डिपेंड करता है, स्केल पे नहीं. अब देखते हैं होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है. तो ए प्रोडक्शन फंक्शन is homogeneous of degree k if multiplying all input by constant t multiplies output by t to the power k. देखो, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन ये है. पहले तो होमोजीनियस फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे देखो. t लेबर t के कैपिटल इक्वल टू t टू द पावर k फंक्शन लेबर कैपिटल. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनपुट को t टाइम्स बढ़ाओ और आउटपुट जो है t टू द पावर k टाइम्स बढ़ेगा. ठीक है, इस जो फंक्शन का मतलब है ये यही है कि इनपुट को t टाइम बढ़ाओ, आउटपुट जो है t टू द पावर k टाइम्स बढ़ेगा. इसे ही कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्शन, होमोजीनियस डिग्री. ठीक है, और यही इसका डेफिनेशन है. ठीक, चलो अब देखते हैं डिग्री ऑफ होमोजीनिटी. डिग्री ऑफ होमोजीनिटी के बारे में पढ़ते हैं एंड रिटर्न टू स्केल के बारे में. ठीक, तो डिग्री ऑफ होमोजीनिटी क्या होती है? तो डिग्री ऑफ होमोजीनिटी जो है डायरेक्टली टेल्स यू द रिटर्न टू स्केल. डिग्री ऑफ होमोजीनिटी क्या बताती है? डायरेक्टली तुम्हें रिटर्न टू स्केल बताती है. जैसे अगर जो डिग्री है, यहाँ पे डिग्री लिख लो और इधर लिख लो रिटर्न टू स्केल. रिटर्न टू स्केल अगर डिग्री जो है k इक्वल टू 1 है तो रिटर्न टू स्केल क्या होगा? CRS, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा. k जो है आपका ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? IRS होगा. k जो है लेस देन 1 होगा तो क्या होगा? DRS होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. ठीक है, डायरेक्ट लिंक करके इसको याद कर लो कि जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है वो डायरेक्ट तुम्हें रिटर्न टू स्केल बता रही है, और 1 है तो कांस्टेंट, ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग, लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं. कॉप डगलस दे रहा है कि कॉप डगलस विद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 होमोजीनियस डिग्री ऑफ 1 कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. देखो, ये कॉप डगलस का एग्जांपल लिया हुआ है होमोजीनियस को बताने के लिए. हमने होमोजीनियस क्या पढ़ा? होमोजीनियस का मतलब हमने ये पढ़ा कि इनपुट को t टाइम्स बढ़ाओ कि आउटपुट जो है t टू द पावर k टाइम्स बढ़ेगा. ठीक है, ये हुआ हमारा होमोजीनियस डिग्री का डेफिनेशन. ठीक, होमोजीनियस डिग्री डेफिनेशन याद रखना हमेशा. इसी डेफिनेशन को समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया गया है, वो है कॉप डगलस का एग्जांपल. चलो हम भी ले लेते हैं कॉप डगलस का एग्जांपल. तो ये समझा रहा है कि कॉप डगलस जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. Q इक्वल टू L अल्फा के बीटा. इस तरह से हम कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को यूज करते शो करते हैं. इसमें डिग्री क्या है? कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में होमोजीनियस डिग्री क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा. यही है ना इसकी डिग्री. पावर में जो है अल्फा प्लस बीटा क्या होगी? इसकी डिग्री है. तो अब देखो, अल्फा प्लस बीटा अगर 1 होगी, अल्फा प्लस बीटा 1 होगा तो क्या होगा? CRS, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. अल्फा प्लस बीटा जो है ग्रेटर देन 1 होगा. हमने ऊपर पढ़ा है ना कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था ना कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. बस यही तो देखा था. ग्रेटर देन 1 होगा तो IRS, अल्फा प्लस बीटा जो है लेस देन 1 होगा तो DRS. अब तुम देखो, लेस देन कांस्टेंट इंक्रीजिंग का तो कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है ना. बस क्या चेंज हो रहा है? डिग्री चेंज हो रही है. कॉप डगलस में हम डिग्री क्या ले रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा. और यहाँ पे हम डिग्री क्या ले रहे हैं? k ले रहे हैं. ठीक है, हमने जो होमोजेनिटी की डिग्री ली ऐसे k ली रिटर्न टू स्केल के साथ दिखाने के लिए, और कॉप डगलस में हमने अल्फा प्लस बीटा को डिग्री ले लिया. ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस बीटा जो है
अगर वो 2 है, ठीक है, अगर इनपुट को डबल कर दो तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 4 टाइम डबल हो जाएगा। यही तो होमोजीनियस की बात हम कर रहे हैं कि जो इनपुट को अगर डबल करोगे तो क्या होगा, आउटपुट जो है तुम्हारा टी टू द पावर के टाइम बढ़ जाएगा। तो बस यही इसी एग्जांपल के साथ देख लो कि 2 है, अगर इनपुट हम डबल कर दिए तो ये जो है हमारा आउटपुट जो है 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्लियर होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन क्या है कि इज मोर अ जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इट इज अ मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो होमोथेटिक है ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ये मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है होमोजीनियस फंक्शन का। होमोथेटिसिटी का मतलब है that the ratio of input used depend only on the ratio of their price, not on scale of production। देखो, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि इनपुट रेशियो डिपेंड किस पे कर रहा है, ओनली ऑन प्राइस रेशियो पे। प्राइस रेशियो कहो या आउटपुट रेशियो कहो, ठीक है, नॉट स्केल। हमने इसका डेफिनेशन समझा था, होमोथेटिक कहता है कि इनपुट रेशियो जो है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस रेशियो पे, स्केल पे नहीं। ठीक, ये इसका डेफिनेशन क्लियर करो। मतलब अगर फर्म जब आउटपुट बढ़ाती है तो कैपिटल लेबर रेशियो जो है वो सेम रहता है। कैपिटल लेबर रेशियो जो है क्या, वो अगर फर्म जब आउटपुट बढ़ाएगी तो क्या होगा, कैपिटल लेबर रेशियो जो है वो सेम रहेगा। अगर ग्राफिकली इसको जब देखोगे ग्राफ में होमोथेटिक फंक्शन, तो उसमें क्या है, एक्सपेंशन पाथ जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होती है उसे हम होमोथेटिक शो करते हैं। ठीक है, तो होमोथेटिक समझ आया कि इनपुट रेशियो जो है डिपेंड करती है सिर्फ प्राइस रेशियो पे, स्केल पे नहीं। मतलब कि फर्म जब आउटपुट बढ़ाती है तो कैपिटल लेबर रेशियो जो है वो सेम रहता है। ठीक है, और एवरी होमोजीनियस फंक्शन इज होमोथेटिक। हर होमोजीनियस फंक्शन क्या होगा, होमोथेटिक होगा। पर हर होमोथेटिक फंक्शन जो है होमोजीनियस नहीं होगा। मींस कि होमोजीनियस एक ग्रेटर कॉन्सेप्ट, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो गया, और होमोथेटिक इसका नैरो कॉन्सेप्ट हो गया। तो हर होमोजीनियस होमोथेटिक हो सकता है, पर हर होमोथेटिक जो है होमोजीनियस नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब क्रक्स अगर हम समझे होमोजीनियस प्लस होमोथेटिक का, तो हमने देखा कि होमोजीनियस जो है उसको हम रिप्रेजेंट इस तरह कर रहे हैं, जिस हम स्केलिंग इनपुट बाय टी स्केल, आउटपुट जो है इंक्रीज हो जा रहा है टी टू द पावर के। इसको रिप्रेजेंटेशन हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहे हैं। बाकी इसका डिग्री जो है रिटर्न टू स्केल से हमने डिग्री इसका देख लिया। ठीक है, कैसे हो रहा, होमोथेटिक में हमने इनपुट रेशियो कांस्टेंट रखा, और हमने क्या पढ़ा कि होमोथेटिक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्सपेंशन पाथ पे जब स्ट्रेट लाइन होती है उसे वो जो है होमोथेटिक को शो करता है। ठीक है, दैट्स इट। एक्सपेंशन पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, और the property simplifies in enormously the analysis of firm behavior and is assumed in many applied model। ठीक है, ये जो है बहुत सारे अप्लाइड मॉडल में यूज होता है, और ये जो है क्या करता है, एनालिसिस करता है फर्म के बिहेवियर को। ठीक, चलो अब हमने चलते हैं इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को पढ़ने। तो इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या इसका कोर आइडिया है। तो इकोनॉमीज क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल एज ए आउटपुट राइजेस। मतलब स्केल बढ़ने पर कॉस्ट क्या होता है, देखो अगर स्केल जो बढ़ेगा तो कॉस्ट क्या होगा, या तो गिरेगा या बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तब क्या होगा, इकोनॉमीज होगा, अगर घटेगा तो क्या होगा, डिस इकोनॉमीज होगा। एवरेज कॉस्ट जब क्या कह रहे हैं, लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट राइजेस, डिस इकोनॉमी। देखो, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात हम करते हैं किसमें, स्केल पे बात करते हैं कि स्केल अगर बढ़ने पर कॉस्ट का क्या होता है। ठीक है, स्केल बढ़ने पर कॉस्ट का क्या होता है, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर कॉस्ट जो है वो घट रही है तो क्या हो जा रहा है, इकोनॉमीज की कंडीशन, इकोनॉमीज हम इसे बोलेंगे। ठीक है, अगर कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे, डिस इकोनॉमीज की कंडीशन, डिस इकोनॉमीज की कंडीशन। ठीक है, अब समझते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल है क्या, पहले तो फिर ये समझ आएगा। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है, जब आउटपुट बढ़ने पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज
हो जाए तब बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब होती है? जब इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। जब आउटपुट बढ़ाने पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है डिक्रीज होती है, तब होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, कितने टाइप है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के? तो सेवरल जो है, दिस हैपन फॉर सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन की वजह से जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल अकर होता है। प्लस ये भी देखो कि कितने टाइप हैं, इसको टाइप भी कंसिडर कर सकते हो और रीजन भी। पहला तो है टेक्निकल इकोनॉमीज। टेक्निकल इकोनॉमीज क्यों आती है? कि जब लार्ज मशीन्स मोर एफिशिएंट होती है एंड इंडिविजिबिलिटी एडवांटेज, ठीक है, अराइज फ्रॉम इंडिविजिबिलिटी। यहाँ पे क्या है, लार्ज मशीन्स जो है प्रोपोर्शनली चीपर होती हैं, मोर एफिशिएंट होती हैं स्मॉल वंस से। ठीक, फिर दूसरा जो है टाइप हम देखेंगे स्पेशलाइजेशन इकोनॉमीज। ये क्यों अराइज होती है? बिकॉज लार्ज फर्म्स कैन डिवाइड लेबर एंड मैनेजमेंट टास्क मोर फाइनली। मतलब कि स्पेशलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के कारण भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, वर्कर आर मोर एफिशिएंट। देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली समझो ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब अच्छा, कोई चीज अच्छी हो रही है, ठीक है, कोई चीज सब स्केल में है, सब बढ़िया है। ठीक है, और डिस इकोनॉमी मतलब कुछ तो खराब हो रहा है, डिस इकोनॉमीज हो रहा है। ठीक है, तो स्केल बढ़ने पर क्या होता है? कॉस्ट, मतलब हम देखते हैं इसमें कि स्केल जो है बढ़ने पर कॉस्ट का क्या होता है। अगर कॉस्ट कम हो रही है तो क्या है, इकोनॉमीज है ना, क्योंकि अगर तुम्हारे कम कॉस्ट पे चीजें प्रोड्यूस हो जा रही हैं तो, और अगर कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो तुम्हारा डिस इकोनॉमीज हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज सिंपल सी लैंग्वेज में। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर मिल रहा, मतलब हो रहा है कि जब आउटपुट बढ़ने पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती है, तो इसे हम कह रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसके रीजन क्या है कि कैसे हम अच्छे इकोनॉमी ऑफ स्केल पे आ जाते हैं? तो पहला रीजन है टेक्निकल इकोनॉमीज के कारण, मतलब लार्ज मशीन जो इसमें क्या होता है कि लार्ज मशीन मोर एफिशिएंट होती है, इंडिविजिबिलिटी एडवांटेज होता है। ठीक, दूसरा स्पेशलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज को देखा हमने, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर है, वर्कर्स जो है मोर एफिशिएंट है। तीसरा हम देख रहे हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज। फाइनेंशियल इकोनॉमी जो है वो क्यों आती है? अराइज बिकॉज लार्ज फर्म कैन बोरो एट लोअर इंटरेस्ट रेट एंड बाय इनपुट इन बल्क एट डिस्काउंट। मतलब कि जो फाइनेंशियल इकोनॉमीज है वो चीप लोन या बल्क परचेज डिस्काउंट के कारण फाइनेंशियल इकोनॉमीज क्रिएट होती हैं। ठीक है, चीप लोन और बल्क प्राइस डिस्काउंट के कारण। मार्केटिंग इकोनॉमीज कब आएगी? मार्केट में अच्छा कब होगा? जब एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है स्प्रेड हो जाए। ठीक, ओके। फिर मैनेजरियल इकोनॉमी कब आएगी? जब स्पेशलिस्ट मैनेजर हो, तब मैनेजरियल इकोनॉमीज आएगी। मतलब कब क्या चीज अच्छा हो, इन सारी चीजों के अच्छा होने के कारण इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है। ठीक है, चलो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब कि जब आउटपुट बढ़ने पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, तो इसे कहते हैं डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है, कब अकर होता है? जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट राइज विद आउटपुट, आउटपुट के साथ कॉस्ट भी बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो आती है ड्यू टू मैनेजरियल कॉम्प्लेक्सिटी के कारण। ठीक है, और भी रीजंस होते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के, जैसे कि कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन गैप के कारण ब्यूरोक्रेसी इंक्रीज हो जाती है, या डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ स्लो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम एफिशिएंट स्केल के बारे में। तो मिनिमम एफिशिएंट स्केल जो है ये उसे कहते हैं जहां आउटपुट लेवल जहां पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है मिनिमम होती है। ठीक है, मिनिमम एफिशिएंट स्केल क्या है? इज द आउटपुट लेवल एट विच लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फर्स्ट रीचेज इट्स मिनिमम, दिस डिटरमाइन द नेचुरल साइज ऑफ फॉर्म एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये आउटपुट लेवल जहाँ पे कहा मिनिमम एफिशिएंट वहां पे होता है जहाँ पे आउटपुट लेवल जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो क्या हो, अपने मिनिमम पे होती है। इसका इंपॉर्टेंस ये है मिनिमम एफिशिएंट स्केल का कि फॉर्म का ऑप्टिमल साइज ये डिसाइड करता है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है फॉर्म का ऑप्टिमल साइज। ठीक है, या ये फॉर्म का ऑप्टिमल साइज डिसाइड करता है। ठीक है, अच्छा, रिटर्न टू स्केल को तुम आउटपुट से रिलेट करना और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को कॉस्ट से। तो तुम्हें जब दोनों रिलेट करोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है। रिटर्न टू स्केल किससे? आउटपुट से रिलेटेड। इकोनॉमीज ऑफ स्केल किससे रिलेटेड है? कॉस्ट से। ठीक, चलो, अगर अगर क्रक्स में अगर हम समझे तो होमोजीनियस का हमने क्या देखा? डिग्री जो है रिटर्न टू स्केल से निकल रही है। होमोथेटिक जो है इनपुट रेशियो कांस्टेंट रह रहा है, एक्सपेंशन पाथ पे स्ट्रेट रह रहा है। इकोनॉमीज जो में क्या है कि आउटपुट इंक्रीज होता है अगर कॉस्ट डिक्रीज होती है। जिस इकोनॉमीज में आउटपुट जो है इंक्रीज होता है अगर कॉस्ट बढ़ती है।
आउटपुट तो इंक्रीज होता है पर कॉस्ट बढ़ती है डिस इकोनॉमीज में। एमईएस में क्या होता है कि मिनिमम एलआरएसी पॉइंट होता है, क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पॉइंट जो है वो क्या है, मिनिमम है एमईएस में। ठीक, चलो खत्म प्रोडक्शन फंक्शन। एक बार हम प्रोडक्शन थ्योरी की जो है पूरी थोड़ी सी क्रक्स रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने देखा फिक्स प्रोपोर्शन, पहले फिक्स, लीनियर एंड कॉप डगलस एंड सीईएस। ठीक है, तो फिक्स प्रोपोर्शन में हमने बताया था कि फिक्स प्रोपोर्शन जो है लियोन्टिफ का है फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, लियोन्टिफ ने दिया था फिर फिक्स प्रोपोर्शन, और इस ये कॉन्सेप्ट भी इन्हीं का है। और इसमें हमने क्या देखा था कि क्यू जो है इक्वल किसके है, मीन एल बी के, ये इसका फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, इनपुट फिक्स रेशियो में यूज होंगे। आइसोक्वांट जो है एल शेप का होगा, मतलब राइट एंगल। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या होता है, 0 होता है। ठीक, और ये एक तरह से परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए काम आता है फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ओके, इसमें जो यूज करते हैं वो क्या है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए। लीनियर का क्या हमने देखा था, तो लीनियर का जो फंक्शन है वो कैसा है, लीनियर का फंक्शन ए एल प्लस बी के। ठीक है, इस तरह से हम लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, लेबर कैपिटल रिप्लेस इजिली होते हैं। आइसोक्वांट जो होता है इसका स्ट्रेट लाइन में होता है, और इलास्टिसिटी इसमें कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, और ये जो इसमें लीनियर में होता है इसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है। फिक्स में कैसा था, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लीनियर में कैसा है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक, लेबर और कैपिटल इसमें लीनियर प्रोडक्शन में रिप्लेस हो जाते हैं इजीली। आइसोक्वांट जो है इसमें स्ट्रेट लाइन होता है, एंड इलास्टिसिटी जो है इसमें इनफाइनाइट होती है, और रिप्रेजेंट हम इसको इस तरह करते हैं ए एल प्लस बी के। ठीक है, लीनियर का, और लियोन्टिफ का क्यू मीन ए एल, मीन फंक्शन ऑफ ए एल बी के। ठीक है, कॉप डगलस को क्या, कॉप डगलस में हमने क्या पढ़ा था कि कॉप डगलस जो है वो क्या है, किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, के ए एल, सॉरी एल ए, सॉरी ए एल ए के बीटा। ठीक है, इस तरह का कोई प्रोडक्शन फंक्शन जो है कॉप डगलस का हमने देखा था, जिसमें स्मूथ सब्स्टिट्यूशन होता है, इलास्टिसिटी जो है कॉप डगलस में 1 होती है, एंड रिटर्न टू स्केल जो है इसका अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम डिग्री भी कहते हैं, एंड ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज आता है। ठीक है, ए एल अल्फा के बीटा, ये है कॉप डगलस का। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन गलत कर दिया मैंने, ये है कॉप डगलस का ए एल के बीटा। ठीक है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्मूथ सब्स्टिट्यूशन होता है, इलास्टिसिटी जो है कॉप डगलस में 1 होती है, एंड रिटर्न टू स्केल अल्फा प्लस बीटा। सीएस कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जनरल फॉर्म, मतलब बस कॉन्सेप्ट याद रखो, सीएसई में कोई जनरल फॉर्म नहीं होता, इसमें इलास्टिसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल फंक्शन होता है इसमें, और जो इलास्टिसिटी जब 0 होगी तो क्या होगा, लियोन्टिफ, इलास्टिसिटी 1 होगी तो कॉप डगलस, एंड इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगी तो लीनियर। ठीक, ये हमने सारा चीज याद कर लिया जनरलाइज प्रोडक्शन फंक्शन को। अब हम बात करते हैं आइसोक्वांट एंड रिजलाइन की, जिसमें हमने देखा था कि सेम आउटपुट के लिए डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। ठीक है, आइसोक्वांट का मतलब क्या होता है कि सेम आउटपुट के लिए डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। प्रॉपर्टीज क्या थी आइसोक्वांट की, कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मतलब डिमिनिशिंग एमआरटीएस के कारण हायर आइसोक्वांट मतलब हायर आउटपुट, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और नेवर अपवर्ड स्लोपिंग भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आइसोक्वांट्स की प्रॉपर्टीज। रिज लाइन के बारे में बात करें तो रिज लाइन के बारे में हमने देखा था कि बाउंड्री ऑफ इकोनॉमिक रीजन, जो बाउंड्री ऑफ इकोनॉमिक रीजन हमने देखा था ना, ये जो है ये क्या है, रिज लाइन होगा। ठीक है, ग्राफ तो मेरी माशाल्लाह कितनी अच्छी है। ठीक है, तो रिज लाइन जो है हमने देखा था कि इसे हम बोलेंगे रिज लाइन, बाउंड्री ऑफ इकोनॉमिक रीजन, जहाँ पे इसके बियॉन्ड जो होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट जो होगा वो निगेटिव आ जाएगा। फर्म यहीं पे प्रोड्यूस करते हैं, यहीं पे प्रोड्यूस करते हैं फर्म, इसके बाहर करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बिटवीन रिज लाइन, इसे कहते हैं हम लोग रैशनल जोन। ठीक, हमने देखा था रिज लाइन के बाद हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखा था कि एक इनपुट जो है वेरिएबल होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, और बाकी फिक्स्ड होता है। ठीक है, और ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है। ठीक, एक इनपुट क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल,
एंड बाकी जो होता है क्या होता है, फिक्स्ड होता है, बाकी जो है फिक्स्ड होता है। ठीक है, 3 स्टेज में है, 3 स्टेजेस में है था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहला जो था हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में जो है एमपी इंक्रीज करता था, टीपी भी इंक्रीज करता था और सेम इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, दूसरा स्टेज था डिमिनिशिंग रिटर्न का। डिमिनिशिंग रिटर्न का हमने देखा था, डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता था कि एमपी जो है डिक्रीज करता था पर पॉजिटिवली डिक्रीज करता था। ठीक है, और टीपी जो है वो इंक्रीज करता था पर डिक्रीजिंग रेट से नेगेटिवली इंक्रीज कर रहा था। फॉर्म जो है यहीं पे प्रोड्यूस करती है। स्टेज 3 जो था वो था निगेटिव रिटर्न, निगेटिव रिटर्न का। स्टेज 3 पे क्या है, एमपी जो है निगेटिव हो जाता है एंड टीपी जो है डिक्रीज हो जाता है। ठीक, ये हमने देखा था। उसके बाद हम कोई उसके बाद तो अभी जो हमने ये कॉन्सेप्ट किया इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें हमने कॉप डगलस वगैरह देखा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल 1 के होगा तो CRS। ठीक है, एंड IRS एंड DRS का कॉन्सेप्ट देखा कब कब होगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लेस देन 1 होगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, लियोनटिफ इलास्टिसिटी जो है लियोनटिफ की 0 होगी, कॉप डगलस की 1, लीनियर की इनफाइनाइट। ठीक है, ओके फिर उसके बाद फिक्स्ड में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, लीनियर में परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। कॉप डगलस जो है उसकी इलास्टिसिटी 1 होगी, CSE की फ्लेक्सिबल होगी इलास्टिसिटी। आइसोक्वांट जो है सेम आउटपुट कर्व है, रिज लाइन जो है बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। वी जस्ट take a quick glimpse of all production theory concepts also and cover the remaining topic all.